तो आज हम लोग रो 3 स्टार्ट करेंगे। तो रो 3 और रो 2 में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। तो रो 2 में क्या था कि अटैचमेंट डिटैचमेंट था। तो लेफ्ट साइड में ये था कि वो पूरी तरीके से अपने आप को अटैच समझ रहा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से। वो पर्टिकुलर पर्सन कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती, फादर भी हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकती, कोई भी। और वो अटैचमेंट इतना सीवियर रहेगा लेफ्ट साइड कि वो अपना एग्जिस्टेंस उसके बगैर नहीं सोचेगा। मतलब उसके बगैर वो ये समझेगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, सेपरेट, अपने आप को सेपरेट नहीं मानेगा, उसी का पार्ट मानेगा। और जैसे जैसे हम रो 2 में आगे बढ़े थे, कल फ्लोरीन हम लोग ने कवर की थी। फ्लोरीन में क्या था कि वो अटैचमेंट पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। अब वो अपने आप को पूरा क्या है, अलग इंडिविजुअल समझ रहा। ये थी फ्लोरीन में। अब रो 3 में क्या होगा, तो फ्लोरीन के आगे वाली स्टेज होगी, लेकिन फिर हम लोग लेफ्ट साइड वाला जो एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे। तो रो 3 में ये होगा कि वो अपना एग्जिस्टेंस ये समझ लिया है कि हम अलग हैं, पूरी तरीके से डिटैच हो गया। फ्लोरीन का डिटैचमेंट हम लोग ने ले लिया, पूरी तरीके से डिटैच हो गया। वो ये समझ रहा है कि हम अलग हैं, ठीक है, फैमिली से या जिससे मान के चलो कि मदर से, फादर से, पूरी तरीके से अपने आप को अलग समझ रहा। लेकिन अलग समझने के बाद भी वो ये समझ रहा है कि मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन मेरा मेंटल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये डिफरेंस है। जैसे फ्लोरीन में क्या था कि फ्लोरीन में पूरी तरीके से डिटैच हो गया और फिजिकल प्लस मेंटल एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से उसमें डेवलप हो चुका है। और इसमें क्या है कि रो 3 में कि वो फिजिकली डिटैच हो चुका है, लेकिन मेंटली वो डिटैच नहीं। मेंटली मतलब वो ये सोचेगा कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी इमेज सोसाइटी में, सारी चीजें ये दूसरा डिफाइन करेगा, हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है ना। तो अब यहां अगर हम फ्लोरीन और नेट्रम को कंपेयर करें, तो हालांकि फ्लोरीन ऊपर है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लोरीन को लेस डेवलप होना चाहिए मेंटली, लेकिन फ्लोरीन मेंटली ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। जैसे पूरी तरीके से वो सारी उसकी आइडेंटिटी, लेकिन वो आइडेंटिटी की बात नहीं करेगा, मतलब पूरी तरीके से वो अपना एग्जिस्टेंस लेके रहेगा, उसको किसी से मतलब नहीं रहेगा, उसको आइडेंटिटी ये सारी चीज़ों की फिक्र नहीं रहेगी। तो अब रो 3 में क्या है, इशू इन द रो 3 फॉलो सेपरेशन एंड बर्थ। सेपरेशन एंड बर्थ हो गया रो 2। अटैचमेंट था, अटैचमेंट क्या था, लिथियम वाला, वही अभी बच्चा यूट्रस में, फिर धीरे धीरे नीचे आया, पूरा हमने बताया था। फिर क्या हुआ, डिटैच हो गया। ऑफ डेवलपिंग वंस आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट लाइक इमेज, चॉइस एंड ईगो। तो अब रो 3 में ये पता चल गया हम अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमको अपना ईगो, आइडेंटिटी ये डेवलप करना है। तो अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमने लेफ्ट साइड में बताया था कि जो रो का सेंसेशन होगा वो लैक करेगा। तो रो 3 का सेंसेशन क्या है, इमेज और नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट मतलब टेक केयर, खाना पीना, ये सारी चीजें, और इमेज, ईगो। तो ये लेफ्ट साइड लैक करेगा। अब लेफ्ट साइड में कौन कौन सी रेमेडी है, नाइट्रम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है। अभी जब हम लोग आगे कवर करेंगे तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दे हैव डेवलप्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आर सेपरेट, मतलब वही चीज कि वो अपने आप को सेपरेट मान रहे हैं। एंड नाउ इट इज द स्टेज वेयर द चाइल्ड or an individual stuck at this stage of development starts discovering and asserting his own individuality and identity. The feeling is I am separate but who I am. हाइड्रोजन में क्या था, अगर हम कॉलम वाइज भी कंपेयर कर लें, हाइड्रोजन के नीचे क्या था, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर नाइट्रम। तो हाइड्रोजन में क्या था कि वेदर आई एग्जिस्ट और नॉट। तो रो फर्स्ट में क्या था, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, और लेफ्ट साइड नहीं है। तो हाइड्रोजन में यह था कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम में क्या है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन सेपरेट नहीं है, हम किसी का पार्ट हैं। जैसे हम हैं लेकिन हम किसी की बॉडी का पार्ट है, मेंटली भी, फिजिकली भी। और रो 3 में क्या, ये लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, नाइट्रम। नाइट्रम में क्या होगा, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं सेपरेट, लेकिन मेरी आइडेंटिटी, मेरी चॉइस, मेरा ईगो, मेरी प्रेफरेंसेस, मेरी वैल्यू, ठीक है, मेरे एथिक्स, ये सारी चीजें हम डिफाइन नहीं करेंगे। मेरे साथ जो रह रहा है या जो मेरा पार्टनर है या जो जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच हैं वो डिफाइन करेगा, हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी तक ये हमने कॉलम भी कंपेयर कर लिया, रो से भी कंपेयर हो गया, कॉलम से भी कंपेयर हो गया। तो यहां पे क्या है, फीलिंग आई एम सेपरेट बट हु आई एम। लेकिन ये फीलिंग स्पेशली नाइट्रम में, अगर हम, ये सल्फर की फीलिंग नहीं होगी, सल्फर भी इसी रो में आ गया, ये फास्फोरस की नहीं होगी। लेकिन इस रो में जो पहले कॉलम की जो फीलिंग है,
पहले एलिमेंट नेट्रम है तो उसकी ये फीलिंग होगी आई एम सेपरेट बट हु आई एम. इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड ऑफ अप्रोक्सीमेट एज 3 to 6 year वेयर दे बिगन टू डेवलप एंड असर्ट देयर चॉइस. अब जैसे बच्चा जो होता है वो 3 से 4-5 साल की एज में उसका धीरे धीरे कह लो कि चॉइस आइडेंटिटी एक्सप्रेस होने लगती. ठीक है कि वो कोई पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा मांगेगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का कलर उसको पसंद हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर टाइप के खिलौने मांगेगा, कोई स्पेसिफिक चीजें मांगेगा खाने के लिए. तो क्या है, ये वो अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर रहा. लेकिन जब कोई बच्चा ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और या वो इसी स्टेज में फंस गया है, मान के कोई एडल्ट भी अगर इसी स्टेज में फंस गया है कि वो अपनी चॉइस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, उसको ये नहीं पता हमको क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, करियर में क्या हमको प्रेफर करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है. तो वो इसी स्टेज में अगर कोई फंसा हुआ, चाहे वो अडल्ट भी हो, तो हम उसको एज अ टॉडलर ही मानेंगे. मतलब टॉडलर कह रहे हैं, चाइल्ड मानेंगे 3 से 4-5 साल का. तो वो मतलब रो 3 के लेफ्ट साइड में कहीं फंसा हुआ है. अब ये मिनरल किंगडम से है, इसका कुछ एस्पेक्ट प्लांट से भी मिल सकता है. अब जैसे प्लांट में कुछ फैमिली होंगी, जैसे स्क्लोफोरुलेसी फैमिली है जिसकी लेपिसेल्वा है, और इसको स्क्रोफेलिया नोडोसा. ठीक है, इसका भी सेंसेशन है अटैचमेंट डिटैचमेंट. मालवेल्स फैमिली है जिसकी चॉकलेट है, कोला नट है, उसमें भी अटैचमेंट डिटैचमेंट मिलता है. तो वहां पे भी कोला हमने पढ़ाई थी, एक बार फिर से पढ़ाएंगे. तो वहां पे भी अटैचमेंट डिटैचमेंट है, यहां पे भी अटैचमेंट डिटैचमेंट के आगे वाला प्रोसेस है. तो हमको ये ध्यान रखना है कि मिनरल किंगडम की कौन सी रेमेडी अदर किंगडम से मैच कर रही है. तो उधर स्क्रोफू ये कौन सी फैमिली हमने बताई थी, लेपिसेल्वा वाली, और मालवेल्स वाली जिसकी कोला नट है, चॉकलेट है. तो इनका सेंसेशन रो 3 के लेफ्ट साइड से मैच करेगा. उनमें भी यही है, किसी से अटैच हैं और सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं देख पा रहे हैं. चॉकलेट में बहुत ज्यादा होता है, कोला नट में भी बहुत ज्यादा है. और अगर हम देखें कौन सी फैमिली होगी, लेग्यूमिनेसी फैमिली, उसमें भी क्या क्या होता है कि जिसकी पी है, जैसे हम लोग मटर अगर हम देखें तो मटर कैसा होता है, एक पूरा ऐसा रहता है, उसमें सारे दाने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और मटर चाहता नहीं है कि ये सेपरेट हो. तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का भी ये पार्ट अटैच है मिनरल किंगडम की रो 3 से, मतलब डीडी में आएगा. जिसकी बैप्टीशिया है, बैप्टीशिया में क्या होता है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड. तो ये एस्पेक्ट पूरा नहीं, ये एस्पेक्ट मिलेगा. मिनरल एनिमल किंगडम से कौन सी रो 3 से मिलेगी, ये तुम्हारी पूरी मिल्क रेमेडी. मिल्क रेमेडी में भी स्पेशली तुम्हारा आ जाएगी लेक एसाइनम आ जाएगी, और लेक ह्यूमैनम भी आएगी, और लेक डिफ्लोरेटम. ये 3 स्पेसिफिकली आएंगी. क्योंकि मिल्क रेमेडी में क्या है, मिल्क रेमेडी का सेंसेशन स्टार्ट होता है वहीं से कि जब बच्चा मदर का दूध पीना स्टार्ट होता है, मिल्क रेमेडी का कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से डेवलप होता है. तो यहां पे भी हमने बताया नरिशमेंट केयर, ये चीज से पूरा सेंसेशन आ रहा. तो मिल्क रेमेडी में भी आएगा. तो मिल्क रेमेडी का कुछ एस्पेक्ट यहां से मिलेगा. और बाकी रेप्टाइल से कोई नहीं सिमिलर होगी, और स्पाइडर इंसेक्ट से भी कोई सिमिलर नहीं होगी. बर्ड का कुछ एस्पेक्ट मिलेगा. बर्ड का जैसे कि जो उस टाइप की बर्ड है, मान के चलो कि जो ये कार्निवोरस नहीं है, ईगल वगैरह हटा के, तो उनका कुछ एस्पेक्ट मिलेगा ये मिनरल किंगडम की रो 3 के लेफ्ट साइड से. लेकिन जो हमने मेन बताया प्लांट किंगडम और मिल्क रेमेडी, ये हमको ध्यान रखना है. क्योंकि हम एक एस्पेक्ट अगर समझ गया, किसी की चॉइस नहीं डेवलप, आइडेंटिटी नहीं डेवलप है, हम डायरेक्ट नाइट्रम मैग्नीशियम सोचते हैं, तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि प्लांट और मिनरल से भी कौन सी सिमिलर है इसके. फिर इट इज ऑल्सो स्टेज वेयर चाइल्ड नीड्स वार्मथ, नरिशमेंट, केयर एंड इमोशनल सपोर्ट. अब ये स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे को क्या है कि केयर नरिशमेंट चाहिए, इमोशनली बॉन्डिंग चाहिए. ठीक है, फादर से, मदर से, अगर सिबलिंग है तो उनसे, मतलब उसको पूरी तरीके से केयर नरिशमेंट सारी चीजें चाहिए. ऑल्सो व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग फियर ऑफ नेचुरल, अननोन एंड अनफेमिलियर थिंग्स, एंड स्टार्ट रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन नोन एंड द अननोन. अब ये भी वो स्टेज होती है जहाँ पे राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता चलता है, और नोन अननोन का. अब जैसे बच्चा है 4-5 साल का, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानेगा, और कोई गेस्ट आएगा उनको भी पहचानेगा कि ये गेस्ट मेरे, कह लो कि अननोन है, मेरे लिए अननोन है. बाहर जाएगा तो ये लोग मेरे लिए अननोन है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं. तो ये स्टेज होती है डेवलपमेंट की. अब कोई एडल्ट है, वो इस स्टेज में फंसा हुआ है कि वो अननोन और फेमिलियर थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा. वैसे तो उसको पता होगा कि ये अननोन है मेरे लिए, ये नोन है, लेकिन क्या है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि किससे हम बॉन्डिंग बनाएं, किससे हम फ्रेंडशिप करें, किससे हम रिलेशनशिप में जाएं.
जैसे नाइट्रम म्यूर में रूब्रिक है फॉल इन लव्स विद द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, ये वहीं से आया कि उसको पता नहीं है कि हमें किससे रिलेशनशिप बढ़ानी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रम के कॉन्स्टिट्यूशन, मान के चलो कि कोई लेडी है और उसको कह लो कि अटैचमेंट हो गया किसी रिक्शे वाले से, या कोई रिक्शे वाला है उसको अटैचमेंट हो गया किसी बहुत बड़ी लेडी से, बहुत ठीक है हाई सोसाइटी लेडी से। तो ये क्या है कि फॉल इन द लव विद रॉन्ग पर्सन, ये यहां से आए कि उसको पता नहीं है अनफेमिलियर और फेमिलियर को हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करना। और जब ये चीज होती है तो वो फिर आगे उसको और ब्रेकअप मिलता है, ब्रेकअप इन द सेंस मेंटली और ट्रॉमा मिलता है। अब जब मान के चलो कोई है उसको रॉन्ग पर्सन से अटैचमेंट या रिलेशनशिप हो गया तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब जब वो ब्रेक होगा तो उसके बाद वो फिर उसी में और स्टक हो जाएगा। फिर आगे, इन माई प्रैक्टिस आई फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर केसेस विच रिक्वायर रो थ्री रेमेडीज विच हैव लेड मी टू बिलीव दैट इशू ऑफ रो आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर मैन एज वेल। इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन मैन टू डेवलप हिज इंडिविजुअलिटी, हैव एन आइडेंटिटी, चॉइस एंड ईगो। तो मैन में भी क्या है कि रो थ्री में जो लेफ्ट साइड के होंगे उनका ईगो, ये सारी चीजें डेवलप नहीं होंगी, वो कभी ईगो की बात नहीं करेंगे, माइल्ड होंगे, माइल्ड टेम्परामेंट होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, एडजस्टिंग होंगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं होगा हो क्या रहा, वो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं फंसे रहेंगे कि मतलब किसी से रिवेंज हमको लेना है, किसी से लड़ाई हो गई, वो सारी चीजें उनके साथ होंगी ही नहीं। अगर होगी भी तो उसको वैसा परसीव ही नहीं करेगा। कोई अगर उसको डांट देगा, मार देगा, कोई चीट भी कर देगा तो वो उसमें ईगो वाली बात नहीं लाएगा कि मेरी ईगो या आइडेंटिटी हर्ट होगी। सुपरफिशियल लेवल पे वो कह सकता है कि उसने यार ऐसा किया, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे तो वो अपनी बात करेगा, दूसरे की बात नहीं करेगा कि उसने ऐसा किया, हमको रिवेंज लेना, ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ईगो आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुआ, तो वो ऐसा परसीव नहीं करेगा। अब डेवलपिंग देयर आइडेंटिटी, दिस इज द स्टेज वेयर चाइल्ड हैज डेवलप इट physical existence and establish separation from parent figure, so now they are ready to develop and express their individual will। तो वही चीज़ है कि बच्चा जो है अब यहाँ पे फिजिकली पूरा सेपरेट हो गया, अब वो धीरे धीरे अपनी चॉइस डेवलप करेगा। अब जैसे रो थ्री की अगर हम नाइट्रम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ये तीन मेन है लेफ्ट साइड में, अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनमें क्या है कि इनकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती। मैग्नीशियम में जैसे एक रूब्रिक है डिल्यूजन ऑर्फेंड हिज, कैंट ने दिया है डिल्यूजन ऑर्फेंड का मतलब उसको ऐसा लगता है हम अनाथ है, मेरे माँ बाप नहीं है। अब ये रियलिटी में भी हो सकता है और कह लो कि डिल्यूजन भी हो सकता है। रियलिटी में हो सकता हो कि उसके पेरेंट्स बचपन में डेथ कर गए हो और उसकी कभी आइडेंटिटी, विल, चॉइस ये डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि पेरेंट्स से ही आइडेंटिटी डेवलपमेंट सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से कुछ फैक्टर आता है, कुछ सराउंडिंग से आता है, लेकिन स्टार्ट होता है हाउस से, फैमिली से। तो रियलिटी में भी हो सकता है कि बचपन में उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, तो वहां से वो पूरी तरीके से रिप्रेसिव स्टेज में चला गया हो, पूरी तरीके से कह लो कि डल वाली स्टेज में, किसी से इंटरेक्ट नहीं, घर से बाहर ना निकलना, या निकलना तो अकेले रहना, किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं, इस टाइप की पर्सनैलिटी दिख जाती। और या तो ऐसा हुआ कि पेरेंट्स और जो इसके मदर फादर है वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो इसके ऊपर कि उसकी कभी आइडेंटिटी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाई। इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि पेरेंट्स हर चीज में फोर्स कर रहे हैं, हर चीज में उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो अपनी कोई आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर रहा है, कोई चॉइस एक्सप्रेस कर रहा है बच्चा, तो उसको जो है डांट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पेरेंट। तो वहां से भी उसकी क्या हो जाएगी, विल सप्रेस हो जाएगी, विल सप्रेस होगी, आइडेंटिटी, ईगो सब सप्रेस हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो मैग्नीशियम, नाइट्रम, एल्यूमिना के कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर कर जाएगा। जैसे एल्यूमिना की सिचुएशन शंकर सर ने कैसे बताया कि बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखना चाह रहा है और पेरेंट्स मार मार के उसको राइट से लिखवाना चाह रहे हैं, तो अब वो इस स्टेज में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे कंफ्यूजन में चला जाएगा, इंटेलेक्ट उसका एकदम डल हो जाएगा, ये चीज है। तो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिना, नेट्रम में थोड़ा सा और कह लो कि रिलेशनशिप वाले स्टेज में चला जाता है, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिना में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, नेट्रम में कंफ्यूजन कम है। अब ये भी बताएंगे क्यों है नेट्रम में, हालांकि लेफ्ट साइड है, कंफ्यूजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नेट्रम में कंफ्यूजन कम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिना में कंफ्यूजन बढ़ रहा है, एल्यूमिना में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हमको समझना है, in order to exercise his will, he is also developing the ability to be independent. In the beginning of the row, left hand side, the issue is undeveloped, but as the row advance, the development happens. तो अब वही सारी चीजें हैं, हम पूरा रीड नहीं करेंगे। अब अगर हम इसको रो 2 से कंपेयर करें
पहले इसका कुछ एक रूब्रिक देख लेते हैं। माइंड टॉक टॉकिंग स्लो लर्निंग टू। अब ये रूब्रिक उठाया तो अब इसमें देखो कौन कौन सी रेमेडी, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, मैग्नीशियम कार्ब, सिलिका, सल्फर, फॉस्फोरस, कैलकेरिया फॉस, सब इसी रो की। स्लो लर्निंग टू टॉक क्यों आ रहा है? आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पा रही। कैलकेरिया फॉस में फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम कार्ब में मैग्नीशियम है, नेट्रम म्यूर में नेट्रम है, नेट्रम फॉस में नेट्रम फॉस्फोरस दोनों है, फॉस्फोरस पूरी है, सल्फर पूरी है, साइलिशिया पूरी। तो ये चीज से पता चल रहा है, जैसे माइंड स्लो लर्निंग टू टॉक, माइंड स्लो लर्निंग टू वॉक, ये सारी चीजें अगर हम ये रूब्रिक डालें तो इसमें मोस्टली रो 3 और रो 2 की रेमेडी आएंगी, क्योंकि डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, क्योंकि पेशेंट जो है वो इसी स्टेज में स्टक हुआ है। और अगर हम आगे देखें, माइंड डिस्कॉर्ड एग्रावेशन रिलेटिव फ्रेंड्स बिटवीन, इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है और बच्चा जो है बहुत ज्यादा उसको लेके डिप्रेस्ड हो जा रहा है। मतलब बच्चे, हम ऐसे देखेंगे कि पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, उसका असर बच्चे पे पड़ रहा। तो इसमें अगर हम देखें, मैग्नीशियम म्यूर, नाइट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, तो इसमें मैग्नीशियम ने बताया कि मैग्नीशियम को ये फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स ने, जैसे केंट ने लिखा है कि अगर हम ऑर्फेंड स्कूल्स में जाएं, सबको मैग्नीशियम ग्रुप की रेमेडी दें तो 90% जो है पेशेंट वहां से रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, अनाथ आश्रम में अगर हम जाएं तो वहां पे जो बच्चे हैं उनको अगर हम मैग्नीशियम दें तो 90% वो डेवलप कर जाएंगे अपनी स्टक वाली स्टेज से। ऐसे एक केस था, वो जो फॉस्फोरस वाला था, तो उसमें भी यही था कि पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे और उस पर असर पड़ रहा था। अब अगला रूब्रिक, माइंड ड्रीम एस्ट्रे गोइंग, ड्रीम्स एस्ट्रे मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम म्यूर, नेट्रम कार्ब। फिर एक और रूब्रिक है, मैग्नीशियम का एक और रूब्रिक है, हाँ, माइंड लॉस्ट, ड्रीम लॉस्ट इन हिज ओन हाउस, अपने ही घर में खो गया है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है मैग्नीशियम का, तो उसको बार बार ड्रीम आएगी कि वो अपने घर में है और अपने घर में खो गया है, सबको ढूंढ रहा है, या उसको पता नहीं है कि ये घर किसका है, या कौन सा कमरा, कहाँ जाना है, कहाँ मेरे पेरेंट्स है। तो ये मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। फिर माइंड फ्रेंडशिप डिसीव्ड एग्रावेशन, फ्रेंडशिप डिसीव्ड एग्रावेशन, वही फ्रेंड ने धोखा दिया तो वहां से एग्रावेशन हुआ, इसमें भी साइलेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम म्यूर, मैग्नीशियम कार्ब, सल्फर। फिर उसके बाद माइंड गेस्चर मेक्स फिंगर इन माउथ पुट्स चिल्ड्रन इन, मतलब गेस्चर, जैसे नहीं बच्चे मुंह में उंगली डाल के हर टाइम रहते हैं, तो ये भी नरिशमेंट वाली स्टेज दिखाता है। तो जो मैग्नीशियम का बच्चा होगा, नेट्रम का होगा, एल्यूमिना का होगा, साइलेशिया का होगा, ये हमेशा मुंह में उंगली डाले रहेंगे, मुंह से लार गिरती रहेगी जैसे, तो इस टाइप के बच्चे देखना डल भी होते हैं। वो हमेशा, मतलब क्या बता रहा है कि उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, नरिशमेंट चाहिए। अब अगर हम रो 3 और रो 2 को कंपेयर करें एक बार फिर से, तो रो 2 में क्या था, अटैचमेंट हेयर इज लाइक वन इज विद इन द अदर, कैनॉट थिंक ऑफ एग्जिस्टेंस आउटसाइड ऑफ दैट। जैसे एक मटका है, मटके के अंदर पानी है, दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन जो पानी है मटके के अंदर वो अलग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये रो 2 है। रो 3 क्या है, अटैचमेंट हेयर इज वेयर वन डिराइव्स ऑल द नरिशमेंट एंड केयर फ्रॉम द आउटसाइड। अब रो 3 को ऐसे समझ लो कि मोबाइल चार्जर से कनेक्ट है, ठीक है, दोनों अटैच हैं लेकिन दोनों सेपरेटली अलग अलग हैं। फिर रो 2 में क्या है, आई कैनॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेफ्ट साइड में लिथियम बताया था। और रो 3 में क्या है, दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो रो 3 में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ईगो, विल, चॉइस, ये सारी चीज नहीं है। और रो 2 में क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आइडेंटिटी, विल पावर, ईगो की अभी बात ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अनदर थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इज fondness of fairy tale. The child identifies the fairy godmother as someone who gives them care and protection they create. अच्छा, कहने का मतलब यह है कि जो रो 3 के जो बच्चे हैं वो जो फेयरी टेल वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे सिंड्रेला है, ये सारी चीजें इस टाइप की हॉबीज होगी, इस टाइप की स्टेज में फंसे रहेंगे, इसी इसी टाइप की स्टेज में वो खोए रहेंगे। ठीक है, कि मतलब वो उसी स्टेज में मतलब फंसे रहेंगे, फैंटेसी में, ड्रीम में, या डे ड्रीमिंग करेंगे, बैठे रहेंगे उसी स्टेज में, खोए रहेंगे कि हम हैं किसी एक दुनिया में जहां पे मेरे ऐसा फ्रेंड सर्किल है, हम एक पैलेस में रह रहे हैं, इस टाइप से वो पूरा बताएगा। फिर और अगर हम आगे आते हैं, रो 4 से अभी कंपेयर नहीं करेंगे, रो 5 नहीं। अब रो 3 में और देखते हैं,
क्योंकि रो 3 में आइडेंटिटी है, ईगो, चॉइस, ये चीज डेवलप होनी है। तो इस ये रिलेटेड होगा अपीयरेंस से भी कि हम दिख कैसे रहे, हम दिखने से भी आइडेंटिटी डेवलप होती है। तो अगर हम इसके रूब्रिक देखें, माइंड कंपनी एवर्जन टू एग्रावेशन, प्रेजेंस ऑफ पीपल इनटॉलरेबल टू हर, यूरिनेशन ड्यूरिंग। मतलब एक रूब्रिक है नेटर में और उसमें पढ़ी है कि स्ट्रेंजर की प्रेजेंस में उसको यूरिनेशन नहीं होगा। अब बच्चा है, बच्चा टॉयलेट में बैठा हुआ है और टॉयलेट बंद है और बाहर गेस्ट आ गए, उसको यूरिनेशन नहीं होगा। इसमें एम्बर ग्रीशिया भी है, ठीक है। तो एम्बर ग्रीशिया क्यों है? एम्बर ग्रीशिया का वो हिस्टोरिकल रेमेडी, ये एस्पेक्ट जो है नेट्रम्यूर से सिमिलर। माइंड टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन, मतलब पब्लिक में आने में टिमिडिटी है। इसमें साइलेशिया है, हर कोई जानता है। साइलेशिया में क्या होता है कि उसको पता है कि हम परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जो है पब्लिक में जाने पे उसको ये लगता है कि हम कोई गलती ना कर दें कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए। जब साइलेशिया पढ़ाएंगे क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या है? माइंड ड्रीम एम्बेरसमेंट, ड्रीम्स ऐसी आएगी कि उसको शर्मिंदगी हो रही है। जैसे इस टाइप की ड्रीम आएगी कि वो सड़क पे है बगैर कपड़े के, लोग उसको देख रहे हैं तो शर्मिंदा फील हो रहा है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हट हो रही है, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे बेराइटा कार्प का, बेराइटा कार्प नहीं, कैलकेरिया कार्प, बेराइटा कार्प का एक रूब्रिक है, माइंड माइंड डिल्यूजन पीपल लाफिंग एट हिम, मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। इसमें लिथियम कार्ब और नाइट्रम कार्ब शायद है कि नहीं है, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना कि जो रूब्रिक डिल्यूजन के होते हैं हम रेफरेंस बना के चलते हैं। तो हमको पता चल गया कॉलम 1 का ट्रेंड क्या है, तो हम उससे रेफरेंस बना के समझ जाएंगे कैलकेरिया कार्ब है तो उसके ऊपर की नाइट्रम कार्ब, लिथियम कार्ब भी होनी चाहिए। अब जैसे माइंड लुक डेट कैनॉट बियर टू बी, बच्चा है बैठा हुआ है गार्जियन के साथ, हम बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा मुंह छुपा के उल्टा हो गया मदर की गोदी में, अपना फेस मदर के चेस्ट में छुपा लिया और मदर के लैप में पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। इस टाइप के बच्चे आते हैं, मान के चलो कि पेरेंट्स लेकर आए क्लिनिक पे और बच्चा गोदी में बैठा हुआ एकदम लिपटा हुआ, ठीक है, और मदर को एकदम पकड़ा हुआ, चेहरा उल्टा किया हुआ फिजिशियन से। तो ये भी क्या है? ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बताती हैं। अब एक बच्चा है वो आया पेरेंट्स के बगल में था, आते ही यहाँ पे आके खड़ा हो गया और यहाँ का पेन रखा है, पेन उठाने लगा, रजिस्टर रखा है, रजिस्टर खोलने लगा, फिर उधर गया दवा उठाने लगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एकदम अलग है। फिर एक बच्चा है वो गोदी में बैठा हुआ है और उसको देख रहे हैं तो तुरंत मुंह घुमा ले रहा है, फिर हल्का सा देख रहा है नजरें चुरा के, फिर जैसे ही देख रहे हैं नजरें छुपा ले रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जैसे एक बार हम क्लिनिक पे थे, एक बच्चा था वो आया यूं और क्लिनिक पे चढ़ के टेबल पे चढ़ के खड़ा हो गया चप्पल पहन के, तकरीबन 3 साल का था। तो हम लोग ने टेरेंटुला दी थी। तो ये चीज है। तो इससे हमको समझ में आता है कि बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो माइंड लुक डेट कैनॉट बियर टू बी, कि मतलब कोई स्ट्रेंजर दिख रहा है, अभी हमने बताया ना कोई अनफेमिलियर पर्सन उसको देख रहा है तो उसको बियर नहीं होगा। इसमें मैग्नीशियम कार्ब है, नाइट्रम्यूर है, साइलेशिया, सल्फर है। माइंड माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम लुक डेट बीन कैनॉट बियर, मतलब वही चीज है कि किसी ने उसको देखा, कोई उस पर हंस दिया, रोने लगेगा। इस टाइप के भी बच्चे देखा होगा कि बच्चे को ना टच किया ना कुछ किया, बच्चा दूर है, बस यहां से देख के हंस दिया, रोने लगा। तो इसमें भी मैग्नीशियम कार्ब, नाइट्रम्यूर, सल्फर, नाइट्रम कार्ब, ये सारी चीज। माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम क्राउड सोसाइटी, भीड़ भाड़ वाली प्लेस में नहीं जा पाएगा कि उसको वही एम्बेरसमेंट फीलिंग, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी विल डेवलप नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर हम आते हैं, आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मैग्नीशियम, नाइट्रम, सिलिका एंड अदर पेशेंट फ्रॉम दिस रो आर हाईली कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस। तो अपीयरेंस को लेके, जैसे सल्फर है, सल्फर एकदम राइट साइड है, उसमें आइडेंटिटी पूरी डेवलप है, तो उसमें क्या है, अपीयरेंस बहुत ज्यादा रहता है। सल्फर का ईगो पूरा डेवलप है, तो उसमें वो अपीयरेंस की हमेशा फिक्र करेगा कि अपीयरेंस फिजिकल भी और सोसाइटी में उसकी जो इमेज बनी हुई है वो ना टूटे। Therefore, they often develop a pathology which will affect like appearance like acne, hirsutism, hair loss, eruption और boil। तो जो रो 3 की रेमेडी है, इनमें अगर तुम देखोगे जैसे कि जो पैथोलॉजी डेवलप होगी वो फेस पे बहुत ज्यादा होगी, फेस पे परस्पायरेशन होगा, फेस पे इरप्शन होगा, कम एज में बाल झड़ने लगेंगे, हिरसिटिज्म हो जाएगा, चेहरे पे बाल आने लगेंगे, ठीक है, स्किन पे कोई पैच आ जाएगा, चेहरे पे एक्ने बहुत आएंगे। मतलब क्या है कि वो फेस नहीं करना चाह रहा, तो वैसा ही पैथोलॉजी आ रही। हैमर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर स्किन को हम देखें सेपरेशन कन्फ्लिक्ट है, तो किससे सेपरेट होना चाह रहा, पब्लिक से, क्राउड से, अनफेमिलियर से, तो वही कन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसी फेस पे इरप्शन हो जा रहा है।
तो इसमें इसीलिए साइलेशिया, मैग्नीशियम कार्ब, खासतौर से बच्चों में अगर देख रहे हैं हम कि इसके एक्ने बचपन से निकलने, ये सब इंडिकेशन है। तो इनका रो थ्री का एक्शन भी कहाँ पे ज़्यादा, स्किन पे, मसल्स पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा। म्यूकस मेम्ब्रेन यही तुम्हारा एलिमेंट्री कनाल पूरा हो गया। फिर रो थ्री को रो फाइव से कंपेयर किया, ये अभी हम नहीं करेंगे। अब मैग्नीशियम, अभी नहीं, मैग्नीशियम नहीं, अभी हम जनरली पढ़ लेते हैं। अब फियर इनमें क्या होगा, रो थ्री के पे कॉन्स्टिट्यूशन में फियर ऑफ नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग वही फियर ऑफ कह लो कि डार्क, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ कह लो कि ये होगा थंडर स्टॉर्म, इस टाइप की, जैसे फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा है फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म। तो ये सारी चीज होगी। फियर ऑफ बीन अलोन, फियर ऑफ बीन शट ऑफ, मतलब हर कोई उसके पास रहे, उसको छोड़ के ना चला जाए। फियर ऑफ अननोन, अनफेमिलियर, ये सारी चीज होंगी। और क्या मिलेगा, रो थ्री रो टू हो गया, ठीक। माइंड ड्रीम, अच्छा, लॉस्ट एंड डायरेक्शन, दे हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट एंड देयरफॉर अ नीड फॉर डायरेक्शन। देखो अभी हमने रूब्रिक बताया था, माइंड ड्रीम लॉस्ट होम एट, मैग्नीशियम कार्ब, माइंड ड्रीम लॉस्ट फॉरेस्ट एज इन एमोनियम म्यूर, मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम म्यूर, मैग्नीशियम सल्फ, कि वो किसी रास्ते में खो गए। यहाँ पे स्टेमोनियम भी, स्टेमोनियम क्यों है, मैग्नीशियम के ऊपर लिथियम, लिथियम के बगल में बोरॉन और बोरेक्स के सिमिलर स्टेमोनियम। तो ऐसे हम समझ जाते हैं। तो कोई चीज याद नहीं करनी है, अगर हम पूरा, हमको मैप पता है ना कि उस रेमेडी के आसपास कौन सी, हम सारी रेमेडी समझ जाएंगे। और इसमें रो थ्री में हाँ एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम सिकनेस बहुत ज्यादा मिलेगी। होम सिकनेस क्यों है, क्योंकि वो बाहर जाने से डर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमको करना क्या है, हमें किससे कैसे बात करनी है, डेवलप ही नहीं है। ठीक है, तो माइंड होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब कि घर को सोच सोच के डिप्रेस है। नॉस्टैल्जिया का मतलब कोई पास्ट, नॉस्टैल्जिया इंग्लिश टर्म है, इसका मीनिंग ये होता है कि पास्ट कोई प्लेजेंट चीज हुई है या कोई यादें हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उसी को लेके खोए हुए हैं। तो होम को लेके हमेशा खोए रहते हैं। तो कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम म्यूर, नाइट्रम म्यूर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, साइलेशिया, सारी चीजें। अब अटैचमेंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, कोई पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग अटैच टू स्पेसिफिक थिंग्स और ऑब्जेक्ट, कॉमनली अ टडी और शॉल। अब इसका मतलब यह है कि अगर कोई मान के चलो कि गार्जियन आए अपने बच्चे को लेकर और हम लोग केस ले रहे हैं, गार्जियन ने कहा कि बच्चा जो है वो, उसका एक टेडी है, वो उसको कहीं छोड़ता नहीं, उसको दिन रात लिए रहता है, उसी के साथ सोता है, खाना खाएगा उसको लेके बैठ के खाएगा, बाहर जाएगा उसको लेकर जाएगा, मतलब उसको हमेशा लिए रहेगा। तो ये भी क्या बता रहा है कि उसकी इनसिक्योरिटी बता रही। ठीक है, तो वहां से केस, केस कहीं से भी निकल सकता, कोई भी चीज अगर हमको पेक्यूलियर मिल रही है, हमको वो छोड़नी नहीं, चाहे वो कोई भी चीज हो। फिर दे ऑल्सो हैव अ नीड इन टच टू बी एंड फील स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ मदर वाइल दे आर गोइंग टू स्लीप और इवन अदरवाइज। जैसे हमने देखा है कुछ बच्चे, केस एक बार ले रहे थे, तो एक बच्चा था वो रात में अब भी सोता था, तो उसके हाथ में कुछ होना चाहिए, अगर जैसे ही हाथ में उसके जो चीज है वो छूट गई तो उसकी आंख खुल जाती। मतलब इवन उसकी मदर ने बताया कि पेपर का अगर इतना बड़ा भी टुकड़ा है वो उसके हाथ में अगर है और हम निकाल लेंगे, उसकी आंख खुल जाएगी। तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए रात में सोते समय। अब वो कैप, पेन का ढक्कन हो, पेपर हो, पन्नी हो, कुछ भी हो, ये चीज। माउथ फिंगर्स इन माउथ चिल्ड्रन पुट, मतलब वही चीज कि मुंह में उंगली, जैसे नहीं हम लोग पूछते हैं केस के टाइम में कि बच्चा जो है मुंह में उंगली तो डाल के नहीं सोता, सख्त तो नहीं करता है, तो इसमें भी इसी ग्रुप की रेमेडी है। फिर हम आते हैं ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस भी इस रेमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट, इस रो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑकवर्डनेस का मतलब कि जैसे कोई चीजें रखी हैं, हम चल रहे हैं, हमेशा हमसे गिर फिर जाती हैं, टूट जाती हैं। इसमें एपिस में एनिमल किंगडम से बहुत स्ट्रांग है। तो ऑकवर्डनेस का मतलब वो हमेशा नर्वस रहेगा, उसको पता नहीं है क्या होगा, कोई हमको कुछ कह ना दे, हमेशा फियर रहेगा, तो इसीलिए ऑकवर्डनेस उसमें डेवलप हो जाएगी। ऑकवर्डनेस क्रीप्स इनटू द चाइल्ड व्हेन ही स्टार्ट्स बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट हिज अपीयरेंस, जब अपीयरेंस को लेके वो कॉन्शियस रहेगा तो ऑकवर्डनेस आ ही जाएगी। मतलब हर टाइम वो ये सोच रहा कि हम कैसे दिखते हैं, सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ा दे, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा। ठीक है, तो वो हमेशा ऐसा परसीव कर रहा, तो जब वो ऐसा परसीव करेगा तो नर्वस होगा। अब जब नर्वसनेस आएगी तो हाथ में अगर कोई चीज है वो गिरेगी। ठीक है, या मान के चलो चल रहा है तो किसी चीज से टकरा जाएगा। ठीक है, इसका एक और सिमिलर रूब्रिक है क्लमसी।
जैसे पेशेंट मान के चलो क्लिनिक में आया, एक बार ऐसे लड़ा, फिर एक बार ऐसे लड़ा, फिर एक बार चेयर पे लड़ा, तो ये भी बता रहा कि पेशेंट का के मेंटल स्टेट में क्या चल रहा, कि वो डॉक्टर को देख के नर्वस हो गया, तो हम केस टेकिंग के टाइम पे पूछेंगे कि ये जो आपके साथ अभी हुआ, ये क्या हमेशा होता है कि अभी हुआ। तो ऐसे कहीं से भी हम हिंट लेके केस को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, ऑकवर्डनेस, माइंड ऑकवर्डनेस, टिमिडिटी फ्रॉम, तो नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूट, साइलेशिया, सल्फर, माइंड गेस्चर मेक्स ऑकवर्ड इन, मतलब ऑकवर्ड गेस्चर, ऑटोमेटिकली ऐसे इनवॉलेंट्री गेस्चर उसके हाथ से प्रोड्यूस होने लगेंगे पब्लिक में, या ऑल ऑफ सडन। जनरलिटीज, क्लमसीनेस, अनवाइल्डनेस, क्लमसीनेस, अनवाइल्डनेस, नेट्रम कार्ब, क्लमसीनेस का भी मतलब वही जो हमने बताया कि हाथ में कोई चीज है, वो फिसल के गिर जा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता, उससे टूटता रहता। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। जनरलिटीज, ग्रोथ लेंथ इन टू फास्ट यंग पीपल, ठीक है, या तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी या होगी नहीं। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस इस रो की रेमेडी है, इसमें प्रेजेंट है कि बच्चा जो है अभी 8-9 साल का, 10 साल का, टीनेज की स्टेज में पहुंचा, 6 फीट का हो गया, एकदम लंबा अचानक से, एक ही साल में 2 फीट बढ़ गया, होता है ऐसा, ठीक है, 2 ही साल में 2 फीट बढ़ गया। तो जनरलिटीज ग्रोथ लेंथ इन टू फास्ट, जनरलिटीज ग्रोथ लेंथ इन टू फास्ट, कैलकेरिया फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस का कंपोनेंट बहुत ज्यादा। जनरलिटीज ड्वार्फिशनेस, मतलब मेंटली भी ड्वार्फ है, रिप्रेस है, मेंटली भी डेवलप नहीं हुआ, फिजिकली भी, इसमें मैग्नीशियम, नेट्रम, वही सारी चीज, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है इसमें। जनरलिटीज डेवलपमेंट अरेस्टेड, फॉस्फोरस, नेट्रम, मैग्नीशियम, सल्फर, जनरलिटीज डेवलपमेंट अरेस्टेड, न्यूट्रिशनल कंप्लेंट्स फ्रॉम, वही इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि मिल्क, अच्छा हाँ ये भी बताना भूल गया, मिल्क अनडाइजेस्ट होगा, मिल्क इनको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मिल्क बेसिक नीड है, लेकिन बेसिक नीड इनके में डेवलप नहीं हो पा रही, तो मिल्क भी इनका स्टमक एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैग्नीशियम, नेट्रम कार्ब में खासतौर से देखोगे मिल्क स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन होता है, नेट्रम कार्ब में, मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन है, ठीक है, डायरिया फ्रॉम वार्म मिल्क, नेट्रम कार्ब प्रेजेंट है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन है मिल्क से। क्रेविंग हो सकती है, क्रेविंग भी हो सकती है, लेकिन एग्रावेशन की हम बात करें, और क्रेविंग में भी हम देखते हैं इनमें क्या है। आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन रेमेडीज ऑफ रो3 अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट देयर लाइकिंग फॉर फूड एंड ड्रिंक, the left hand side of row express a lot of resistance in trying any new food items or even to experiment with anything not familiar, whereas on the right side they are more keen to try new food, experiment with novelties। तो अब क्रेविंग में भी हम आते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि रो 3 में लेफ्ट साइड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई नई चीज नहीं खाएंगे, वो ऐसे कहेंगे अरे हम कोई नई चीज खाने में डरते हैं, क्यों, हमको लगता है अगर हम ये खा लेंगे तो कोई रिएक्शन ना हो जाए, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, एलर्जी ना हो जाए, हमको पता नहीं, आज तक हमने टेस्ट नहीं की, क्या पता खाने के बाद पेट खराब हो जाए, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो इतना फियर रहेगा। जैसे नेट्रम कार्ब का एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम डाइटिक एरर्स, डाइटिक एरर्स का मतलब नेट्रम कार्ब में इवन पेशेंट ये कह सकता है, मेरा केस नहीं था, किसी का केस था, हमने पढ़ा था कि पेशेंट ये कह रहा है 1 बजे हम खाना खाते हैं, अगर 1:05 हुआ खाना खा लिया मेरा पेट खराब हो जाएगा, 1-2 भी हुआ खाना खाया मेरा पेट खराब हो जाएगा, ठीक हमको 1 बजे खाना है। तो डाइटिक एरर का मतलब क्या हुआ कि डाइट का चेंज अगर 2-3 मिनट का भी हुआ तो मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और डाइटिक एरर में क्या आ सकता है कि एक टाइम टेबल उसका बना रहेगा पूरे हफ्ते का, अब उस हफ्ते में हल्का सा भी ट्रेंड चेंज हुआ उसका पेट खराब हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा, हल्का सा भी सॉल्ट ज्यादा हुआ बीमार पड़ जाएगा, हल्का सा भी सॉल्ट कम हुआ बीमार पड़ जाएगा, हल्का सा भी उस ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसमें नेट्रम कार्ब बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर इसमें हम और देखते हैं, द इशू ऑफ रो 3 कैन बी समराइज, अब पूरा हम समराइज कर रहे हैं, तो डेवलपिंग एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं डेवलप हो पा रही, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये नहीं डेवलप हो पा रहा, डूइंग थिंग्स फॉर देमसेल्फ, ये भी नहीं डेवलप हो पा रही है, डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, केयर नरिशमेंट, वही कि दूसरा उनकी केयर करे, नरिशमेंट करे, खुद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई होना चाहिए, फिर उसके बाद फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल, वही सारी चीजें। इंपल्सिव भी होगा, इंपल्सिव क्यों होगा, नर्वसनेस की वजह से, जैसे एल्यूमिना का एक रूब्रिक है कि वो चाकू को देखते ही साइट ऑफ डिल्यूजन कह रहे हैं, माइंड
डिजायर टू किल आफ्टर सीइंग द नाइफ, ऐसे करके कुछ रिब्रिक है कि चाकू को देखते ही एल्यूमिना में एक इंपल्स आएगा कि हम ये चाकू उठाएं और सामने वाले को मार दे, अपने आप को मार दे। ये एल्यूमिना की सिफिलिटिक स्टेज है लास्ट वाली, कि कंफ्यूजन एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। अब वो कंफ्यूजन इंपल्सिवनेस में बदल गया। अब वो इतना सीवियर इंपल्स है कि वो चाकू देख रहा है या मान के चलो कोई ऐसी चीज, मिट्टी का तेल देख रहा है, आग देख रहा है, तो उसको मन हो रहा अपने आप को हर्ट कर ले, सामने वाले को हर्ट करा। इस पे एक मूवी भी बनी थी हॉलीवुड की, हमको ध्यान नहीं आ रहा। उसमें मदर, एक लेडी थी, उसको यही प्रॉब्लम थी। वो जैसे ही अपने बच्चे को देखती थी तो उसको ये इंपल्स आता था इस बच्चे को हम मार दें, और कई बार अटेम्प्ट भी करती मारने का। तो उस मूवी में पूरा ये दिखाया है कि जो उसका हस्बैंड होता है वो कैसे कैसे स्ट्रगल करता है बच्चे को बचाने के लिए, ट्रीटमेंट कराता है, ऐसा कुछ करके था। फिर कॉन्शियस अबाउट अपीयरेंस, वांटिंग टू बी डिफरेंट, वांटिंग टू बी डिफरेंट, ये रो 3 में राइट साइड आएगा कि सबसे अलग, खास तौर से फॉस्फोरस सल्फर में। फॉरसेकन का मतलब सब हमको छोड़ दिए, डिजर्टेड हो गए। होम सिकनेस, लॉस्ट एंड डायरेक्शन, फियर ऑफ नेचुरल थिंग अननोन, अटैचमेंट टू स्पेसिफिक थिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रेविंग, ये सारी चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर हम और शॉर्ट में कवर करें, इन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिना वी सी दैट आइडेंटिटी हैज नॉट डेवलप्ड कंप्लीटली एंड दे आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर दैट। तो सोडियम नेट्रम, वही सोडियम नेट्रम कह लो, नेट्रम मैग्नीशियम एल्यूमिना में क्या होगा कि इनमें आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई है, वो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड है। साइलेशिया में क्या है, आइडेंटिटी फिक्स है। अभी हम डीप में नहीं जाएंगे, जब कवर करेंगे तो बताएंगे। फॉस्फोरस में क्या है कि वो समझ गया मेरी आइडेंटिटी अलग है और हम सामने वाले से अलग। सल्फर में क्या है कि आइडेंटिटी अलग है प्लस अब उसके ऊपर ईगो आ जाएगा। फिर क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में यह है कि जो मेरी आइडेंटिटी लोग सोचते हैं हमें उसका ऑपोजिट करना है। हेलोजन में जो लोग मेरे बारे में सोचेंगे हमें उसका ऑपोजिट करना है। जैसे फ्लोरीन में क्या था, फ्लोरीन में पूरी तरीके से अब डिटैचमेंट हो गया, पूरी तरीके से ऑपोजिट है, एक तरफ एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक तरफ पूरी तरीके से डिटैचमेंट। तो हेलोजन में क्या होता है, ऑपोजिट, हमेशा हमको कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर मिलेगा। फिर अच्छा, ये वर्ड की बात बताना, ठीक, और क्या है। अब स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, इसमें क्या है कि वही इनका स्किन पे है, हेयर पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे है। डेवलपमेंट कह लो कि स्फीयर पे जैसे गैस्ट्रिक कंप्लेन या स्टमक, जीआईटीज पे बहुत ज्यादा एक्शन है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो रो 3 की रेमेडी है, इनमें वैक्सीनेशन से एग्रावेशन है। क्यों, वैक्सीन अनफेमिलियर है। साइलेशिया बहुत स्ट्रांग है, नेट्रम कार्ब, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, नेट्रम बाइक्रोमिकम, तो इनमें वैक्सीन से एग्रावेशन है क्योंकि वैक्सीन अनफेमिलियर है, एकदम अनफेमिलियर है। बाहर से बच्चे को लगा दिया तो बॉडी रिस्पॉन्स, मतलब रिएक्शन देगी। फिर देयरफॉर very often they land with an autoimmune problem where your own immunity works against you, start reacting against you। रो 3 की रेमेडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनको जो मेरी सेल्फ है, हम फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर का मेरा सेल्फ मेरे फिजिकल के खिलाफ है। तो ऐसे ही जो रो 3 के कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा कि मेरी इम्यूनिटी मेरे खिलाफ है। ये चीज है, इतना स्टॉप कर लो।